नमस्कार। स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम तारों के उस शानदार जीवन चक्र को डिकोड करने वाले हैं जिसे समझना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। धूल भरे नेब्यूला से तारों के जन्म से लेकर उनके रहस्यमयी अवशेषों तक, और आखिर कैसे हम उनकी इस अतुल्य शक्ति को यहीं अपनी पृथ्वी पर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन सभी पहलुओं पर पूरी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम तारों की शुरुआत देखेंगे, फिर मरते हुए तारों के अलग अलग रास्ते, उसके बाद उनके अजीबोगरीब अवशेष, और आखिर में इन तारों की एनर्जी को हम अर्थ पर कैसे ला रहे हैं उस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, तारों का जन्म। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड अनगिनत तारों से भरा पड़ा है, जो लगभग 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम से बने हैं। लेकिन चाहे कोई तारा कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है। और ये शुरुआत होती है स्टेलर नर्सरी में। नाम सुनकर ही लग रहा है ना, जैसे तारों का पालना। ये असल में गैस और धूल के बेहद विशालकाय आणविक बादल होते हैं। जब इन बादलों में मौजूद मटेरियल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने और सिकुड़ने लगता है, तभी एक नए तारे का जन्म होता है। और यहीं से शुरू होता है एक परफेक्ट कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ ग्रेविटी का अंदर की तरफ खिंचाव है, तो दूसरी ओर हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से पैदा होने वाला बाहर की तरफ दबाव। जब ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, तभी एक स्थिर तारा सफलतापूर्वक बनता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ब्रह्मांड में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। समय के साथ आखिरकार जब तारे का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है, तब उसका अंतिम अंजाम क्या होगा, ये पूरी तरह से उसके साइज और मास पर निर्भर करता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ से रास्ते क्लियर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ऊपर वाला लूप हमारे सूर्य जैसे छोटे तारों के लिए है, और नीचे वाला रास्ता विशालकाय तारों के लिए। शुरुआत भले ही एक जैसी हो, पर उनके एंड में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। जो तारे मास में कम होते हैं, वो अरबों सालों तक शांति से जीते हैं और आखिर में एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो भारी और विशाल तारे हैं, उनकी जिंदगी सिर्फ कुछ लाख सालों की ही होती है, और उनका अंत एक बेहद हिंसक और धमाकेदार सुपरनोवा के रूप में होता है। लेकिन इन रास्तों को तय कौन करता है? इसके पीछे एक बेहद अहम नंबर छिपा है, 1.44। इसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। यही वो लिमिट है जो तय करती है कि मरता हुआ तारा शांति से व्हाइट डॉर्फ बनेगा या फिर एक भयानक एंड का सामना करेगा। ये जानकर किसी का भी दिमाग घूम जाएगा कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर 10 सेकंड में एक कोर कोलैप्स सुपरनोवा विस्फोट होता है। जी हाँ, हर 10 सेकंड में। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हीं के जरिए ब्रह्मांड में भारी तत्वों का निर्माण होता है। यहाँ तक कि मानव रक्त में पाया जाने वाला आयरन यानी लोहा भी इन्हीं कॉस्मिक विस्फोटों की देन है। हम सब सच में तारों की धूल से बने हैं। चलिए, अब इसके तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तारे की मौत के बाद अंतरिक्ष के घने अंधेरे में जो अवशेष बच जाते हैं, उनका फिजिक्स इतना एक्सट्रीम होता है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इस टेबल में हम इन मृत तारों के अवशेषों को देख सकते हैं। पहला, हमारी पृथ्वी के आकार के चमकते हुए व्हाइट ड्वार्फ्स। दूसरा, उनसे भी कहीं ज्यादा डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स। और आखिर में आते हैं ब्लैक होल्स, जिनकी डेंसिटी और ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है, इतनी ज्यादा कि यहां आकर भौतिक विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं। वैसे एक मृत माना जाने वाला व्हाइट ड्वार्फ भी हमेशा शांत नहीं बैठता। कभी कभी ये अचानक सूर्य से 50,000 से लेकर 1,00,000 गुना ज्यादा रोशनी के साथ चमक उठ सकता है। ऐसा तब होता है जब वो किसी बाइनरी सिस्टम में अपने साथी तारे से हाइड्रोजन खींचना शुरू कर दे, जिससे एक मैसिव नोवा विस्फोट होता है। लेकिन सबसे खौफनाक अंजाम तो ब्लैक होल का ही होता है। इस रिसर्च एक्सेप्ट में आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष के इस सबसे एक्सट्रीम हिस्से यानी ब्लैक होल में गिरना विज्ञान के कुछ सबसे रहस्यमयी और टेरिफाइंग सिनेरियोज को सामने लाता है। जरा सोचिए, ब्लैक होल में क्या हो सकता है? वहां की टाइडल ग्रेविटी किसी को एक नूडल की तरह खींच सकती है, जिसे लिटरली स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद एक्रीशन डिस्क से आने वाला इंटेंस रेडिएशन किसी भी चीज को पूरी तरह से वेपराइज कर सकता है। और सबसे विरोधाभासी बात यह है कि उसकी बुनियादी क्वांटम इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए मिट सकती है।
अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्साइटिंग पड़ाव पर। ब्रह्मांड की इन सारी हैरानंगेज घटनाओं से ध्यान हटाकर वापस पृथ्वी पर लौटते हैं। इन तारों की इस अतुल्य शक्ति को हम इंसान यहीं धरती पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुराने फिशन रिएक्टर्स ने चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी जो भयानक आपदाएं झेली हैं, वो तो आप जानते ही होंगे। पर उनके विपरीत न्यूक्लियर फ्यूजन एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है। पृथ्वी पर फ्यूजन का लक्ष्य हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना है, जो कि बिना किसी खतरनाक रेडियोएक्टिव कचरे या रिएक्टर पिघलने के डर के हमें सुरक्षित और क्लीन एनर्जी दे सकता है। और इस सपने को सच करने के लिए बेहद बड़े कदम उठाए गए हैं। जापान में एक विशालकाय डोनट के आकार की मशीन बनाई गई है, जिसे टोकामाक कहते हैं। यूरोपियन यूनियन और जापान के 500 टॉप साइंटिस्ट ने मिलकर इस 500 मिलियन पाउंड की 6 मंजिला मशीन को तैयार किया है। ये टेक्नोलॉजी सच में गेम चेंजर हो सकती है। इस मशीन का स्केल समझना हो तो बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 20 करोड़। एक स्थिर एनर्जी देने वाला प्लाज्मा बनाने के लिए इस विशालकाय मैग्नेटिक मशीन को हाइड्रोजन गैस को 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। ये सूर्य के कोर से भी कई गुना ज्यादा गर्म है। एक तरह से हम पृथ्वी पर ही एक छोटा सूर्य बना रहे हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या मानवता इन तारों की शक्ति को सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को हमेशा के लिए हल कर पाएगी, या फिर इस तकनीक का भारी खर्च कमर्शियल फ्यूजन को सिर्फ एक सपना ही बनाए रखेगा? खैर, जो भी हो, पृथ्वी पर इन छोटे सूर्यों को बनाने का ये बड़ा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उम्मीद जरूर जगाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। उम्मीद है आपको तारों की ये दुनिया और भी करीब से समझ आई होगी।